जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र के जनक किन्हें माना जाता है, एम विश्वेश्वरैया कौन थे, सेक्टर क्या होता है, पीपीपी मॉडल क्या है, आखिर सुधा कंपनी और अमूल डेयरी कंपनी इतना विकसित कैसे हो गई। आइए समझते हैं आज की इस वीडियो में। अब समझते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र में पैसे का अध्ययन है ही नहीं, बल्कि इसका अध्ययन किया जाता है कि पैसा आता कहाँ से है, यानी सोर्स ऑफ इनकम की चर्चा है। इसे अध्ययन किया जाता है आय के स्रोत यानी सोर्स ऑफ इनकम की। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। भारतीय अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य को माना जाता है और भारतीय आर्थिक नीति के जनक एम विश्वेश्वरैया को माना जाता है। अब समझते हैं कि सेक्टर किसे कहते हैं। सेक्टर आय के स्रोत वाले क्षेत्र को सेक्टर कहा जाता है, यानी जिन जिन क्षेत्रों से आय की प्राप्ति यानी पैसे की प्राप्ति होती है उसे सेक्टर कहा जाता है। सेक्टर 3 प्रकार का होता है। पहला आर्थिक क्रिया के आधार पर, दूसरा कार्य के आधार पर और तीसरा स्वामित्व के आधार पर। अब समझते हैं आर्थिक क्रिया के आधार पर। आर्थिक क्रिया के आधार पर इसे 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में आय का स्रोत प्रकृति पर निर्भर रहता है, जैसे कृषि पूर्णतः प्रकृति पर ही निर्भर रहता है। कौन सी फसल किस प्रकार से बोई जाएगी वो मौसम के अनुसार ही बोई जाती है। दूसरा पशुपालन। तीसरा खनन। जितने भी खनन ईंधन के प्राप्ति होंगे वो प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं, जैसे कोयला। हम स्वयं कोयला को नहीं बना सकते हैं, वो प्रकृति से ही हमें मिलता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। दूसरा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में आय का स्रोत निर्माण और विनिर्माण से होता है, जैसे कारखाने, फैक्ट्री। जितने भी चीज़ों का निर्माण और विनिर्माण होता है कारखानों में, उसे द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। हम समझते हैं कि तृतीयक क्षेत्र क्या होता है। तृतीयक क्षेत्र में आय का स्रोत सेवा होता है, यानी सर्विसेज। जितने भी नौकरियां होंगी, स्कूल, अस्पताल, परिवहन, पुलिस, यानी हर प्रकार की सर्विसेज जो कहीं ना कोई दे रहा होगा, उसे तृतीय क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। अब समझते हैं कार्य के आधार पर। कार्य के आधार पर 2 प्रकार से इसे बांटा गया है। पहला संगठित क्षेत्र, यानी वैसे क्षेत्र जिनमें वेतन, अवकाश और समय ये तीनों फिक्स रहता है, उसे संगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। जैसे सरकारी नौकरी, इसमें वेतन भी फिक्स रहता है, अवकाश भी फिक्स रहता है और समय भी फिक्स रहता है, इसलिए इसे संगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। जितने भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी, ये बड़ी बड़ी कंपनियां जितनी भी हैं ये संगठित क्षेत्र का हिस्सा मानी जाती हैं। और इसमें दूसरा होता है असंगठित क्षेत्र। इसमें निश्चित नहीं होता है, यानी वेतन निश्चित नहीं होता है, अवकाश भी नहीं निश्चित होता है और समय भी निश्चित नहीं होता है। जैसे कृषि और दुकान किसी का, मान लीजिए कोई छोटा मोटा दुकान है, वो कब खोलेगा कब नहीं खोलेगा इसका कोई नियम कानून नहीं होता है, इसलिए उसे अनिश्चित क्षेत्र का यानी असंगठित क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। अब समझते हैं स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर ये कई प्रकार का होता है। पहला निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर। इस पर अधिकार होता है निजी व्यक्तियों का, यानी वैसा क्षेत्र जिस पर अधिकार निजी व्यक्तियों का होता है उसे प्राइवेट सेक्टर कहा जाता है। जैसे अंबानी की कंपनी है रिलायंस, अडानी की कंपनी है अडानी ग्रुप और टाटा की कंपनी है टाटा ग्रुप। ये जितनी भी कंपनियां हैं ये निजी व्यक्ति यानी स्वयं अपना ही कंपनी खोलकर चलाते हैं, इन्हें निजी क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। और दूसरा होता है सार्वजनिक यानी पब्लिक सेक्टर। इस पर अधिकार सरकार का होता है, यानी सरकार की जितनी भी संस्थाएं हैं, जैसे इसरो हो गया और जितने भी खुफिया एजेंसी वगैरह होंगे, ये सब प्राइवेट सेक्टर का हिस्सा न मानकर पब्लिक सेक्टर का हिस्सा यानी सार्वजनिक क्षेत्र माना जाएगा। अब तीसरा होता है संयुक्त क्षेत्र यानी ज्वाइंट सेक्टर। इस पर अधिकार होता है निजी व्यक्तियों का भी और सरकार का भी, यानी वैसा क्षेत्र जिस पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों मिलकर चलाती हो उसे संयुक्त क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है। इसे ही पीपीपी यानी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, ये जब निजी और सार्वजनिक दोनों मिल जाते हैं तो इसे ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहा जाता है, यानी पीपीपी कहा जाता है। जैसे मेट्रो आजकल के ज़माने में इतना डेवलप होने का कारण यही है कि इसे पीपीपी मॉडल पर लाया गया, क्योंकि पीपीपी मॉडल में सरकार भी काम करती है और निजी कंपनियां भी काम करती हैं, इसलिए मेट्रो इतना आगे डेवलप हो पाया है। एक होता है सहकारी यानी कोऑपरेटिव। इस पर अधिकार होता है आम लोग
आम पब्लिक है और दूसरा भी आम पब्लिक है। ये दोनों आम पब्लिक यानी निजी पब्लिक और निजी पब्लिक है, जब दोनों मिलकर चलाते हैं इन्हें कोऑपरेटिव कहा जाता है। लेकिन इन्हें दिशा निर्देश सरकार देती है, यानी वैसा क्षेत्र जिस पर दिशा निर्देश सरकार दे और दो अलग अलग व्यक्ति यानी दो अलग अलग निजी व्यक्ति चलाएं, उसे ही कोऑपरेटिव कहा जाता है। जैसे सुधा कंपनी हो गई, चाहे अमूल डेयरी कंपनी हो गई, इन डेयरी कंपनियों को दिशा निर्देश यानी सभी डाटा प्रोवाइड सरकार कराती है, लेकिन इन्हें चलाते हैं निजी व्यक्ति ही मिलकर। इसलिए सुधा कंपनी या अमूल कंपनी इतना डेवलप हो पाई हैं क्योंकि कोऑपरेटिव यानी सरकार भी इस पर हेल्प करती है। आई होप कि इस टॉपिक को आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।